हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग गाउस की परिमेय के डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। हम लोग प्रूफ कर चुके थे पिछला क्लास में, और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह हमारा गाउस की परिमेय रहेगा। इसी के डिफिनेशन में बताया गया है कि निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा, ध्यान सुनिएगा, फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट वैद्युत आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, या इसको जो हम लोग मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप में जो इंडिकेट करते हैं उसे फाई ई इक्वल टू पृष्ठ समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर Q एप्सिलॉन नोट। इसको हम बोलते हैं गाउस परिमेय, गाउस थ्योरम। ठीक ना। या फिर अगर डिफिनेशन डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इसको दूसरे वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि यदि किसी बंद पृष्ठ कोई वैद्युत आवेश, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी बंद पृष्ठ से कोई वैद्युत आवेश परिबद्ध है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, गाउस परिमेय। जैसे में थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं फिगर ड्रा करके, या फिर फिगर ड्रा भी किया हुआ है, उसको हम देख सकते हैं। जैसे में कि फिगर में हमारा दिखाया गया है कि यह कोई एक फिगर है और इस पॉइंट से वो हम कोई आवेश को परिशोधित कर रहे हैं, माने आगे को निर्गत करा रहे हैं, तो उसका लास्ट पॉइंट पर एक स्फेरिकल स्फेयर बनेगा और इस छोटे से भाग को हम लोग यहाँ पर अल्पांश का क्षेत्रफल बोले हैं। अल्पांश, अल्पांश का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। हम क्या बोले हैं, अल्पांश। इसका मतलब होता है, अल्प का मतलब छोटा और अंश, अंश का मतलब भाग, यानी छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में वैद्युत फ्लक्स में पढ़े थे कि अल्पांश का क्षेत्रफल के लिए, अल्पांश का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज कर रहे थे, डी एस, यानी कि अल्पांश का क्षेत्रफल बराबर डी एस वेक्टर वर्ड यूज कर रहे थे। वही डी एस वेक्टर यहाँ पर भी हम यूज करेंगे, बट हमको यहाँ देखना होगा कि डी एस वेक्टर किसके लिए यूज करेंगे। तो किसके लिए यूज करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या हम बतलाने वाले हैं। फिगर को, फिगर एक इसमें लिए हैं और इसमें एक फिगर को हम ड्रा किए हैं दिस, यही हमारा फिगर है। और इस फिगर यानी इस सतह के किसी एक पॉइंट ओ पर Q चार्ज है हमारा, है कितना चार्ज है, Q, और यह Q चार्ज इस सतह से बाहर की ओर निकल रहा है। हम पहले पढ़ा चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश जो होता है, वह बाहर की ओर निकलते हैं और ऋणात्मक आवेश अंदर की ओर आते हैं। तो यह जब पॉजिटिव आवेश बाहर की ओर इस तरह से निकल रहा है तो इसका लास्ट यानी यह जो सतह है इसके आखिरी छोर पर एक सर्कल डॉट बनेगा, यानी कि वह जो सर्कल होगा इस फिगर के जैसा होगा, यानी कि वहाँ पर जो आकृति बनेगा गोलाकार बनेगा। और जब गोलाकार आकृति बनेगा तो यह आगे की ओर बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग पढ़े थे कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में
किसी अल्पांश भाग को रखा जाता है तो वह लंबवत होकर के गुजरता है, तो यह लंबवत होकर के इसी डायरेक्शन में गुजरेगा। अब कैसे होगा इसको थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे, अभी इसको देखते हैं क्या कर रहा है। अगर उत्पत्ति में चलते हैं तो उत्पत्ति में कह रहा है कि माना P इस पृष्ठ पर, क्या कर रहा है कि माना P इस पृष्ठ पर, यानी कि यहाँ पर P हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक, कोई बिंदु है तथा O बिंदु पर आवेश Q स्थित है, और यहाँ पर O बिंदु जो है यहाँ पर कितना आवेश हमारा स्थित है, Q आवेश स्थित है। फिर क्या कर रहा है, तथा इसके चारों ओर, यानी कि इस Q इस O पॉइंट के चारों ओर क्या चीज़, किसी भी आकृति का कोई एक पृष्ठ एस है। इसका मतलब समझना क्या है, क्या करा, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या करा है, इसका मतलब है कि हमारा जो पॉइंट ओ है, यहाँ पर ओ है, इसके चारों तरफ कोई भी आकृति हो सकता है, चाहे तो वह आयताकार हो, वर्गाकार हो, कर्व हो, माने किसी भी शेप का होगा, बट वह उस पॉइंट ओ के यानी क्यू चार्ज के चारों ओर होगा। और जो उस क्यू चार्ज के चारों ओर में जो हमारा आकृति रहेगा उसी का सरफेस हमारा बड़ा एस है, जो कि यहाँ पर कह रहा है कि कोई पृष्ठ एस है, यानी यह एस का मतलब है हमारा क्या चीज़, सरफेस एरिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि और ओ तथा पी के बीच की दूरी आर है। देखेंगे ओ कहाँ है और पी कहाँ है। ओ तो हमारा हो गया यहाँ पर और पी हो गया यहाँ पर हमारा, इन लोग दोनों के बीच की जो दूरी है वो आर है, क्या है, आर है। और फिर कह रहा है और माना ओ पर स्थित आवेश क्यू है, ये तो हम पहले ही मान चुके हैं कि यहाँ पर जो आवेश स्थित है वो क्यू है, ठीक। और आवेश क्यू होने के कारण पी पर, जब ये आवेश ये पूरा बॉडी में क्यू पी है, तो पॉइंट पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि जहाँ पर आवेश होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी उन लोगों के बीच आकर्षण बल क्रिएट होता है। अब वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो उस समय हम बतलाए थे कि वैद्युत क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पर आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव कराता हो। तो अगर हमारा यहाँ पर पॉइंट ओ पर क्यू चार्ज है, इसका मतलब कि यह जो हमारा बॉडी है इसमें कोई न कोई वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है, आवेश है, और हम पहले ही बतला चुके हैं जहाँ पर चार्ज होता है, आवेश होता है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमारा है ई वेक्टर। कौन सा क्षेत्र है, ई, यानी वैद्युत क्षेत्र को हम लोग यहाँ ई वेक्टर से सूचित करेंगे, इंडिकेट करेंगे। फिर क्या कर रहा है, तथा डी एस बिंदु पी के परितः एक अल्पांश है। इसका मतलब कि जो हमारा तथा डी एस है, अब डी एस कहाँ पर है थोड़ा उसको देखते हैं हम लोग क्लियरली। तो हमारा डी एस जो है यहाँ पर बिंदु पी के परितः, यानी यह बिंदु जो पी है उसके परितः एक अल्पांश है। अल्पांश कहने का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी कि पी के अपेक्षा जो है यह छोटा सा भाग है। तो जब यह छोटा है तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद कह रहा है कि एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव है जिसका क्षेत्रफल सदिश डी एस इस अवयव के लंबवत बाहर की ओर है। अब कैसे बाहर की ओर है उसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इस फिगर में हमारा जो पॉइंट यहाँ पर P है, क्या है पॉइंट P, और जो ये डी एस है यानी डी एस है, ठीक ना, वो पॉइंट डी एस जो हमारा है P के अपेक्षा बहुत छोटा है, इसीलिए यहाँ पर अल्पांश का यूज किया गया है। इसीलिए अल्पांश का क्षेत्रफल बराबर डी एस वर्ड यूज करते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं डी एस जो हमारा है अल्पांश क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और उसके बाद क्या कर रहा था कि यह जो है हमारा डी एस यह
इलेक्ट्रिक फील्ड ई के परपेंडिकुलर होते हुए बाहर की ओर है, किधर है, बाहर की ओर है, तो स्मॉल अल्फांस का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो स्मॉल अल्फांस यानी कि अतः कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल सदिश ds है इस अवयव के लंबवत बाहर की ओर है, अतः इस क्षेत्रफल अवयव ds के निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो हम लोग कल बतला चुके हैं अगर ds के रिस्पेक्ट में चलते हैं वैद्युत फ्लक्स चाहिए तो हमारा डी फाई ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी फाई ई। तो डी फाई ई दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या कल बतलाए थे, ई डी एस। तो ई डी एस जब हो गया तो डॉट प्रोडक्ट में है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या बतलाएं, जब डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, तो ई डी एस कॉस थीटा होगा। अब बात रह गई कि थीटा हमारा क्या है, तो थीटा हमारा है ई तथा डी एस के बीच का कोण, ई तथा डी एस के बीच का कोण क्या है हमारा है, अब उसको थोड़ा देखते हैं। अगर फिगर में चलते हैं तो हमारा ई कहाँ पर है, हमारा ई जो है यहाँ पर है, ई हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और डी एस क्या है, यहाँ पर है। तो इसके बीच में जो ये कोण बन रहा है थीटा, इसी को बोला जाता है कि इन लोग ई तथा डी एस के बीच का जो कोण बनेगा उसी को हम लोग यहाँ पर थीटा के रूप में लेके चलेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या कर रहा है देखते हैं। तो इसके बाद देखते हैं, तथा हम जानते हैं कि E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये कहाँ से आ गया, तो कूलॉम्स लॉ बतलाए थे। कूलॉम्स लॉ में क्या बतलाता है कि जब कोई दो बिंदु आवेश r डिस्टेंस पर स्थित हो तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, E = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बट हम यहाँ पर सिंगल Q लिए हैं, इसका मतलब ये है कि इस जो सरफेस है हमारा सतह है वहाँ पर सिंगल चार्ज है, क्यों हम बतलाए हैं अभी ओ पॉइंट पर Q चार्ज अवेलेबल है। फिर उसके बाद चलते हैं, अब चलते हैं ऊपर से, इस डी फाई जो था यहाँ पर लाते हैं, ये डी फाई ई का डी फाई ई लिख दिए और इस फाई ई की जगह पर 1/4πε0 रख दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ ई का जो वैल्यू था हमारा इसको इसके जगह पर रख दिए, तो ई की जगह पर रखेंगे तो 1/4πε0 और Q1/r², और डी एस जो हमारा था उसको डी एस कॉस थीटा रहने दिए। कहाँ से, यहाँ पर था हमारा देखो ई के जगह पर रख दिए 1/4πε0 और डी एस कॉस थीटा का डी एस कॉस थीटा। फिर क्या लिखवा, अथवा डी फाई ई बराबर Q/4πε0, और ई क्यू को हम यहाँ पर ले आने और 4πε0 को मिलाकर लिख दिए, यहाँ पर 1 बच गया तो इसको इससे मल्टीपल कर दिए तो डी एस कॉस थीटा और बट्टा में r² का ही r²। कैलकुलेशन समझ में आया, एक बार फिर से समझाते हैं क्या हम किए हैं, ध्यान से देखना। हम क्या किए हैं कि डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा होता है, हम लोग को मालूम है, और क्या मालूम है, ई बराबर मालूम है कि होता है 1/4πε0 Q1/r², यहाँ तक मालूम है। अब इसका वैल्यू जो है इसमें रख देंगे ऊपर ला इक्वेशन में, तो इस ई के जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 और Q1/r² और ये कॉस थीटा डी एस कॉस थीटा था उसको लिख देंगे डी एस कॉस थीटा। समझ में आया ना, तो यही हमारा जो वैल्यू ये वाला है, ये वाला वैल्यू जो है वही हमारा कहाँ पर है, बतलाते हैं कहाँ पर है, एक मिनट। वो वैल्यू हमारा यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है, यहाँ हो गया डी फाई ई इक्वल टू Q/4πε0 डी एस कॉस थीटा बटे r², और उसके बाद कर रहा है कि परंतु डी एस कॉस थीटा r², डी एस कॉस थीटा r²। अब डी एस कॉस थीटा r² क्या होता है, तो डी एस कॉस थीटा r² बराबर एक फार्मूला होता है डी ओमेगा,
याद रखिएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे ओमेगा। एक मिनट, क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ओमेगा, डब्लू के जैसा है, इसको पढ़ेंगे ओमेगा। ठीक, तो इतना बराबर इतना होता है, तो ये क्या होता है? तो डी डब्लू बराबर घन कोण, यानी घन कोण का यह फार्मूला होता है। क्या चीज़ का फार्मूला होता है? घन कोण का फार्मूला होता है डी एस कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। किस चीज़ का ही फार्मूला होता है? घन कोण का। तो अब घन कोण का जब होता है हमारा, तो डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, तो जहाँ हमारा इसका वैल्यू है वहाँ पर अब इसको डी डब्ल्यू को रख देंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, ये क्यू बाई 4πε0 का क्यू बाई 4πε0 लिख दिए और इसके जगह पर ये डी ओमेगा को रख दिए, तो हो गया ना डी फाई ई, यानी इसको यहाँ पर हो गया और क्यू को जगह पर इसको रख दिए और इसके जगह पर ये डी ओमेगा को रख दिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या करा है कि अतः संपूर्ण पृष्ठ एस से बाहर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा वहाँ पर पृष्ठ समाकलन यानी कि सरफेस इंटीग्रल दिस यूज हो जाता है। आ रहा समझ में? तो फाई ई की जगह पर फाई ई रख गया, तो हमारा डी कहाँ चल गया? तो डिफ्रेंसिएशन होता है डी। तो जब डिफ्रेंसिएशन हमारा होता है, तो जब वो इंटीग्रेशन में बदलता है तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम कि सर एल एच एस साइड का, इसका जब डिफ्रेंसिएशन है और इसको हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डी मतलब डिफ्रेंसिएशन और ऐसा सिंपल का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी इसको समाकलन करते हैं। यानी कि अवकलन और समाकलन जब दोनों एक साथ होता है तो दोनों कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा ये फाई ई का फाई ई बच जाएगा। अब इधर में हमारा डिफ्रेंसिएशन नहीं था, तो हमारा यहाँ हो गया क्या चीज़? पृष्ठ समाकलन डेल एस बट्टे में डी फाई ई। अब बोलिए कि डी फाई ई कहाँ से आ गया? तो यही डी फाई ई है, यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू फाई इन पृष्ठ समाकलन डी फाई ई की जगह पर इतना हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर वैल्यू आया हुआ था ना दिस, तो इस डी फाई ई की जगह पर इसको वैल्यू रख दिए दिस। अब क्या किए, इस फाई का तो फाई हो गया, ठीक। और कांस्टेंट टर्म जो हमारा होता है, क्या चीज़ होता है? कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो क्यू बाई 4πε0 का एक वैल्यू होता है, वो क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻, क्या बतलाए थे? याद कीजिए, यह एक डिजिट के रूप में है और जो भी डिजिट के रूप में होता है वो क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। तो यह कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ बाहर निकाल दिए, किससे? इंटीग्रेशन से, समाकलन से। जिसका मैथ होगा उन लोग समाकलन में भी इसको पढ़ रहे होंगे कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। जब ये हमारा कांस्टेंट टर्म बाहर निकलेगा तो अंदर में अब क्या बच गया? डी ओमेगा, यानी कि डी ओमेगा क्या हमारा है? घन कोण। तो जब ये घन कोण है तो इसको तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। तो पृष्ठ समाकलन डी ओमेगा बराबर 4π रेडियन होता है, याद रखना। अभी एक चीज़ हम यहाँ पर बतला रहे हैं, इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ समाकलन एस डी डब्ल्यू बराबर 4π। ऐसा इसलिए क्योंकि जो घन कोण होता है वहाँ पर अंतिम छोर में स्पेयर टाइप का होता है गोला, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4π के रूप में। किस रूप में होता है? 4π के रूप में। इसलिए यहाँ पर हम क्लोज इंटीग्रल डेल डी ओमेगा बराबर 4π लिए हैं। क्या लिए हैं? 4π लिए हैं। यानी इसको हिंदी में बोल सकते हो कि बंद पृष्ठ समाकलन डी ओमेगा बराबर 4π अस्ट्रेडियन। अस्ट्रेडियन इसका क्या होता है? तो उस क्षेत्रफल का, एरिया का क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है। फिर क्या करा है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0, और जो हमारा दिस बचा था इसके जगह पर ले आने 4π।
समझ में आया। अब इसको क्या कर सकते हैं कि क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, और तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट कैसे आ गया इसको भी ध्यान देना है। इस 4 पाई से इस 4 पाई को कैंसिल कर दिए तो बच गया एप्सिलॉन नोट। इसको हम लोग साइड में देखते हैं कैलकुलेशन करके। फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 4 पाई। इस 4 पाई से इस 4 पाई को कैंसिल कर देंगे तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हमारा बच जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। यही क्यू बाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पर है, तो यही फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट, और इस क्यू को साइड में ले आने, और दिस इज कॉल्ड गाउसेस परिमेय, गाउसेस थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं, गाउस परिमेय। ठीक है, तो आज के लिए बस यही गाउस परिमेय रहेगा, और वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इससे नेक्स्ट होगा, इसको नोट्स मेंटेन करते चलना है। अगला हमारा जो पॉइंट होगा वह अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ गाउसेस थ्योरम होगा। ठीक है।